नमस्कार, डीजी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे अभी तक की हेडलाइंस के साथ। लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा जारी। जितेंद्र सिंह ने बिल को बताया ऐतिहासिक, कहा पिछली सरकारों में भी कई बार हुई पेपर लीक की घटनाएं। जंतर मंतर प्रोटेस्ट जांच में बड़ा खुलासा। दिल्ली पुलिस ने आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों की पहचान करने का किया दावा। 2873 संदिग्धों की हुई पहचान। जेपीएससी परीक्षा धांधली की जांच रसूखदारों तक पहुंची। पूर्व अध्यक्ष से सीआईडी की पूछताछ। मामले में जांच एजेंसी कई आरोपियों को पहले ही कर चुकी है गिरफ्तार। हिमाचल के पहाड़ों पर आफत की बारिश। चंबा समेत 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। कई जगह भूस्खलन और पेड़ गिरने से जनजीवन प्रभावित। असम में बाढ़ से थोड़ी राहत। युद्ध स्तर पर राहत बचाव अभियान जारी। और श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैच की सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान। ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की वापसी। मध्य प्रदेश के ऑलराउंडर सारांश जैन टीम इंडिया में पहली बार शामिल। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर चलते हैं। लोकसभा में संशोधन बिल पर चर्चा की शुरुआत हो चुकी है। सदन में जितेंद्र सिंह का बड़ा बयान। पेपर लीक किसी एक प्रदेश तक सीमित नहीं। जितेंद्र सिंह ने इस चर्चा की शुरुआत करते हुए बताया कि पिछली सरकारों में भी कई पेपर लीक हुए हैं। 2009, 2011, 2013 में पेपर लीक हुए हैं। 2009 में रेलवे परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। इस संशोधन विधेयक के साथ ही तमाम उन पेपर लीक जो मामले हुए हैं उन पर भी जितेंद्र सिंह ने तमाम तथ्यों को रखा। उन्होंने कहा कि 1992 और 2009 में परीक्षा सुधार की सिफारिश की गई थी। तत्कालीन कांग्रेस यूपीए सरकारों ने सिफारिश नहीं मानी। पेपर लीक से जुड़े अभी तक की सरकारों ने क्या क्या किया है उसे संसद के भीतर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने रखा। मजबूत थी। देयर वाज फाइन अप टू 1 करोड़ इन द 6 घंटे की इस चर्चा को 2 घंटे और बढ़ाकर 8 घंटे कर दिया गया है। जितेंद्र सिंह ने इस चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि इससे पहले भी पेपर लीक के कई मामले हुए हैं। कांग्रेस की यूपीए सरकार के सामने सुधार की सिफारिशें भी रखी गई थी, लेकिन तत्कालीन सरकार ने नहीं माना। जितेंद्र सिंह ने कहा कि हमारी सरकार ने 2024 में बिल पारित किया। एंटी पेपर लीक बिल में कठोरतम सजा का प्रावधान किया गया है। नए बिल में फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन शामिल है। 2 महीने में जांच को पूरा करना होगा। इन तमाम कठोर सजा, जुर्माने और सख्त प्रावधानों के साथ पेपर लीक को भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो उसे रोकने के लिए इस सख्त बिल को लेके आया गया है। अमरेंद्र गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं। अमरेंद्र गुप्ता, जितेंद्र सिंह ने चर्चा की शुरुआत करते हुए न सिर्फ 2024 में यानी कि नीट का जो पेपर लीक हुआ उसका जिक्र किया, बल्कि पिछली सरकारों में किस तरह से पेपर लीक की घटनाएं होती रही हैं और उस पर सरकारें खामोश रही हैं, इसको भी पटल के सामने रखा। देखिए ऋतु, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बिल था और जिस तरह से इस बिल पर लगातार विपक्ष का हंगामा चल रहा था और उसके बाद आखिरकार जब चर्चा प्रारंभ हुई तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस बिल को जब प्रस्तुत किया सदन में तो साफ तौर पर कहा कि ये एंटी पेपर लीक बिल जो है बहुत एक इम्पॉर्टेंट बिल है और इसमें बहुत सारे प्रावधानों को किया गया है। और जिस तरह से लगातार मांग चल रही थी विपक्ष की कि इसको और कड़ा किया जाए, तो सरकार ने पूर्ण तरीके से इस बिल को सम्मोहित करते हुए और सामने रखा है। इस बिल की अगर खासियत देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा जो सार्वजनिक परीक्षाएं हैं उसकी सुरक्षा पर सबसे बड़ा जो सवाल था उसको दूर करते हुए जो केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने कहा कि इस बिल में ऐसा भी कोई भी लीक प्रूफ नहीं छोड़ा गया है जिसको लेकर कोई भी संशय हो। इसके अलावा कड़ी जो सजा का प्रावधान था, जिस तरह से पहले भी इस बिल में जो सजा का प्रावधान था
उसको और कड़ा कर दिया गया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट के थ्रू इस तरह के मामलों के निपटारे की बात कही है केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने। इसके अलावा जो संगठित अपराध हैं उस पर भी लगातार कार्रवाई की बात कही है, यानी कि इस तरह से नेक्सस बनाकर जो पेपर लीक गिरोह काम करता है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और इस तरह के नेक्सस को पूरी तरह से बंद करने का प्रावधान इस बिल में किया गया। फास्ट ट्रैक सुनवाई जो प्रधानमंत्री ने भी कहा था और उसके बाद फिर इस बिल में भी उसका प्रावधान देखा गया कि इस तरह के मामले को तुरंत लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट पर लाया जाएगा और वहां पर इस तरह के मामलों की सुनवाई की जाएगी। इसके अलावा जो टाइम लिमिट थी यानी कि समयबद्ध जांच थी वो भी स्पष्ट तरीके से जितेंद्र सिंह ने रखने का प्रयास किया है, यानी कि एक टाइम बॉन्ड के साथ इस तरह के मामलों की जांच होगी और उसके बाद उस पर कार्रवाई सुनिश्चित होगी। इसके अलावा जिस तरह से डिजिटल सिक्योरिटी की बात है तो डिजिटल सुरक्षा का भी प्रावधान इस बिल में किया गया है और परीक्षा जो एजेंसी है जो भी इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन जो परीक्षा को ऑर्गेनाइज करते हैं सीधे तौर पर जो जवाबदेही है वो उनकी होगी, यानी कि उनको कहीं ना कहीं इस मामले में जवाबदेही देनी पड़ेगी और इस तरह की अगर भूल चूक होती है अगर परीक्षा के उसमें तो उनको जवाबदेह होना पड़ेगा और बात को स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। इसके अलावा जो उम्मीदवार हैं जो कैंडिडेट हैं जो परीक्षा देने जा रहे हैं उनके जो हितों की उसकी भी सुरक्षा का प्रावधान इस बिल में किया गया है। साथ में जो टेक्निक्स है यानी कि डिजिटल टेक्नोलॉजी के अलावा जो और भी टेक्निक्स है उनका उपयोग इस बिल में किया गया है और पारदर्शिता जो सबसे इम्पोर्टेंट है पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी इस बिल में रखी गई है और विश्वसनीयता बनाने के लिए यानी कि इस बिल में वो सारे प्रावधान किए गए हैं जिसको लगातार विपक्ष उठाता रहा और सरकार का ये प्रयास है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको पता है कि इस बिल को लेकर भी काफ़ी संजीदा है और उन्होंने लगातार इस पर अपनी बात रखी और जब से विपक्ष की बिल्कुल अमरिंदर 8 घंटे की चर्चा होने जा रही है जिसमें एनडीए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के अन्य सहयोगी पार्टियों ने अपने तमाम युवा सांसदों को चर्चा में शामिल होने का मौका दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद अभी तक की बातचीत के लिए। और आपको बताते हैं कि संसद में परीक्षा संशोधन बिल पर जो बहस चर्चा की शुरुआत की है केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने, उन्होंने क्या क्या कुछ कहा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी उसका गठन भी 2017 में किया गया था इसी सरकार द्वारा। अब आप कह रहे हैं कि डेट्स क्यों बता रहा है, वो इसलिए कि 2092 में 1992 first time there was a recommendation made to the government of India, then headed by the Congress party, that there should be a common testing national agency. It was 1992. Then in 2010, during UPA rule, there was again a committee which suggested, I don't know why this was not given due consideration, for whatever reasons and for whatever interests. So I think you must compliment Prime Minister Modi and this government. It has finished an unfinished task which you should have accomplished. और लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक पर चर्चा के समय को लेकर सरकार ने सभी दलों के साथ सहमति बनाने की बात कही है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि विभिन्न दलों के साथ बातचीत के बाद चर्चा का समय 6 घंटे से बढ़ाकर 8 घंटे किया गया है। उन्होंने कहा कि अगर आवश्यकता हुई तो सरकार चर्चा का समय 10 घंटे तक भी बढ़ाने के लिए तैयार है। कांग्रेस के चीफ व्हिप और समाजवादी के हमें चीफ व्हिप और डीएमके के उसके बाद में एसपी शरद पवार जी का एनसीपी पार्टी सबसे हमने बात किया तो सबने कहा कि ठीक है 6 घंटे को हम 2 घंटे बढ़ा करके 8 घंटे हम चर्चा करेंगे। ये एग्रीमेंट हुआ सब थे हम लोग। पहले आपने 6 घंटे बोला फिर बाद में 8 घंटे बोला, 8 घंटे के बाद भी और भी समय चाहिए तो हम 10 घंटे के लिए तैयार हैं। तो इस समय लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा की शुरुआत हो चुकी है। जितेंद्र सिंह उसकी शुरुआत कर चुके हैं। इस समय कांग्रेस की तरफ से तरुण गोगोई चर्चा में शामिल हो रहे हैं। पंजाब में पेपर लीक विवाद पर भगवंत मान सरकार चौतरफा घिरती हुई दिखाई दे रही है। उस मुद्दे पर सीएम मान के हालिया ट्वीट को लेकर उनकी आलोचना हो रही है। संसद के मकरद्वार पर भाजपा सांसदों ने पंजाब में कथित पेपर लीक के मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा सांसदों ने पंजाब के शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग करते हुए धरना दिया। मुख्यमंत्री मान लगातार दावा कर रहे हैं कि पिछले 4.5 साल के कार्यकाल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है।
सीएम मान के इस दावे पर विपक्ष ने आम आदमी पार्टी सरकार पर तीखा हमला बोला। विपक्ष का आरोप है कि पंजाब में विभिन्न भर्ती और परीक्षा प्रक्रियाओं, खासकर फार्मेसी अधिकारी भर्ती परीक्षा समेत कई मामलों में अनियमितताओं और कथित पेपर लीक की घटनाएं सामने आई हैं। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने पंजाब सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मालीवाल का दावा है कि पिछले 5 वर्षों में 6 बार पेपर लीक हुए, कई परीक्षाओं में चीटिंग हुई, लेकिन सरकार इस पर चुप्पी साधे हुए है। उन्होंने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को भी निशाने पर लिया। पंजाब में पिछले 5 सालों में 6 बार पेपर लीक हुए हैं, मैसिव स्केल पे चीटिंग हुई है एग्जाम्स में, और अरविंद केजरीवाल जी जो पंजाब के सुपर सीएम बन के बैठे हैं, वो इस बात पे बिल्कुल चुप्पी ठान के बैठे हैं। और जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान जी, जो कि पूरा दिन शराब के नशे में डूबे रहते हैं, वो मदहोशी में बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जी ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, जबकि इतने सारे लोग वहाँ पे खुद प्रोटेस्ट कर रहे हैं। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली की आंच अब कई रसूखदारों तक पहुंचने लगी है। सीआईडी के समन पर जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते रांची स्थित सीआईडी मुख्यालय पहुंचे। उनसे सीआईडी के अधिकारी जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में गड़बड़ी के मामले में पूछताछ कर रहे हैं। इस मामले में सीआईडी पहले भी कुछ लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। अब जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष को उनके सामने बैठाकर कड़ी जोड़ने की कोशिश की जा रही है। गौरतलब है कि झारखंड में जेपीएससी सिविल सेवा समेत कई प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली के आरोप लगे हैं और छात्र आंदोलन कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही अभ्यर्थियों और युवाओं ने जेपीएससी कार्यालय का घेराव भी किया था और सीआईडी ने भी दबिश दी थी। इसके बाद जेपीएससी के अध्यक्ष एल ख्यांगते के आवास पर भी छापा पड़ा था और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। उधर मुख्य विपक्षी दल भाजपा भी परीक्षाओं में गड़बड़ी के मुद्दे पर राज्य सरकार पर लगातार हमलावर है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर हुए प्रोटेस्ट में आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों की पहचान करने का दावा किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 2873 के करीब अपराधी दिल्ली पुलिस की रडार पे हैं, जिनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर सकती है। दिल्ली पुलिस ने ये डेटा 20 जुलाई से 25 जुलाई के बीच में एकत्रित किया है, जिसमें वीडियो, सीसीटीवी कैमरे और दूसरे अन्य तरीकों से उनकी पहचान की गई है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार पहचाने गए लोगों में कई ऐसे व्यक्ति शामिल हैं जिनके खिलाफ पहले से गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें हत्या, हत्या के प्रयास, यौन अपराध, नाबालिगों से जुड़े अपराध, डकैती, लूट, आर्म्स एक्ट, मादक पदार्थों से जुड़े मामले शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि कुछ संदिग्ध लोग प्रदर्शन स्थल पर बार बार पहुंचते थे। दिल्ली पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक इन 2873 लोगों में से करीब 989 लोगों का गंभीर अपराधों से जुड़ा पुराना रिकॉर्ड है। पुलिस के अनुसार जांच में यह भी सामने आया है कि इनमें से कई लोग आदतन अपराधी हैं और उनके खिलाफ 1 से अधिक मामले दर्ज हैं। सरकार की नीतियों और सुरक्षा बलों की अदम्य साहस की वजह से देश से लाल आतंक का दाग करीब करीब मिट चुका है। बचे कुचे नक्सली लगातार आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में लौट रहे हैं। रांची स्थित झारखंड पुलिस मुख्यालय में आज पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा, सीआरपीएफ और पुलिस के अन्य अधिकारियों के समक्ष कई शीर्ष इनामी नक्सलियों ने हथियार डाल दिए। पुलिस महानिदेशक ने मुख्यधारा में लौटने वाले नक्सलियों का स्वागत किया। मंगलवार को कुल 16 नक्सलियों ने झारखंड पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण करने वालों में 11 पुरुष और 5 महिलाएं शामिल हैं। इनमें 1 रीजनल कमांडर, 3 जोनल कमांडर, 3 सब जोनल कमांडर, 6 एरिया कमांडर और 3 दस्ता सदस्य शामिल हैं। इन नक्सलियों ने कुल 11 हथियार और 1562 राउंड गोलियां पुलिस के हवाले की हैं। पुलिस के मुताबिक ये सभी
माकपा माओवादी सी के पोलिट ब्यूरो सदस्य मिसिर बेसरा उर्फ सागर जी और केंद्रीय कमेटी सदस्य असीम मंडल की टीम से जुड़े शीर्ष कमांडर और मारक दस्ते के सदस्य थे, जिन्हें कुल्हान सारंडा के चप्पे चप्पे की जानकारी थी। आत्मसमर्पित नक्सलियों में सबसे बड़ा नाम संतोष उर्फ वासुदेव दा है, जो गिरिडीह के पीटांड थाना क्षेत्र का रहने वाले हैं। रीजनल कमांडर स्तर के इस नक्सली पर 128 आपराधिक मामले दर्ज हैं और उन पर 15 लाख रुपए का इनाम घोषित था। यह एक स्मरणीय दिवस हम लोग सबके लिए है, जिससे पिछला बार की तरह नवजीवन ऑपरेशन नवजीवन 1 की तरह नवजीवन 2 में आज करीब 24 नक्सल्स सरेंडर कर रहे हैं। और मैं आशा करती हूँ जिन साथियों आज इतने सारे हथियार और गोली आपके सामने सरेंडर कर मुख्य धारा में जुड़ने के लिए आगे हुए हैं, उनको झारखंड सरकार द्वारा प्रायोजित सरेंडर रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के तहत सभी देय हम लोग दे सकते हैं और सभी प्रकार का उनका जो केयर लेना है, जिन प्रकार की सुविधा लेना है, वो हम लोग देने के लिए सतत प्रयासरत रहेंगे। तेलंगाना प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एम रामचंद्र राव ने आरोप लगाया है कि रेवंत रेड्डी सरकार का तेलंगाना में फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट जारी करने का फैसला रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के अवैध वोट बैंक को कानूनी बनाने की साजिश है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार पुराने तरीकों से ही तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। उन्होंने एक बयान में साफ किया कि सरकार ये फैसला AIMIM पार्टी के आदेश पर ही लागू कर रही है। रामचंद्र राव ने याद दिलाया कि AIMIM ने खुले तौर पर मांग की थी कि वोटर लिस्ट के स्पेशल रिवीजन के दौरान घुसपैठियों के नाम हटाने से रोकने के लिए ऐसे सर्टिफिकेट जारी किए जाएं। इसलिए सरकार मी सेवा केंद्रों के जरिए फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट शुरू करने की जल्दी में है और बीजेपी इसका विरोध कर रही है। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। चंबा, शिमला, मंडी, बिलासपुर, सिरमौर और कांगड़ा समेत कई जिलों में भूस्खलन, अचानक बाढ़ और सड़कें बंद होने की घटनाएं सामने आई हैं। चंबा पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी मलबा आने से यातायात ठप हो गया है, जबकि तेज बहाव में कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। सुल्तानपुर इलाके में पानी और मलबा घरों और दुकानों में घुसने से लोगों को भारी नुकसान हुआ है। लगातार हो रही बारिश को देखते हुए चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर और सोलन जिलों में अगले 24 घंटे के लिए प्राकृतिक आपदा की चेतावनी भी जारी की गई है। सिरमौर जिले के पावटा साहिब उपमंडल में भारी बारिश की आशंका के चलते आज सभी शिक्षण संस्थान बंद रहने के आदेश दिए गए हैं। प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 28 जुलाई से 1 अगस्त तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में व्यापक वर्षा होने की संभावना है। विभाग ने बताया कि 29 जुलाई को ऊना, बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा और शिमला जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट रहेगा, जबकि कुल्लू, मंडी, सोलन और सिरमौर सहित अन्य जिलों में येलो अलर्ट रहेगा। 30 जुलाई को चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला और सिरमौर में फिर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। 31 जुलाई को ऊना, बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा और शिमला जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। असम में बाढ़ की स्थिति के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के सांसदों से मुलाकात की और राज्य के अलग अलग हिस्सों में बाढ़ की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। इस बात की जानकारी पीएम मोदी ने एक्स हैंडल पर पोस्ट करके दी है। पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार प्रभावित लोगों की मदद के लिए असम सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। मैं सभी की सुरक्षा और कुशलक्षेम के लिए प्रार्थना करता हूं। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। असम में बाढ़ की स्थिति के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के सांसदों से मुलाकात की और राज्य के अलग अलग हिस्सों में बाढ़ की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। इस बात की जानकारी पीएम मोदी ने एक्स हैंडल पर पोस्ट करके दी।
पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार प्रभावित लोगों की मदद के लिए असम सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। मैं सभी की सुरक्षा और कुशल क्षेम के लिए प्रार्थना करता हूँ। राष्ट्रपति के तौर पर अपने कार्यकाल के 4 साल पूरे होने के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में बच्चों को खास तोहफा दिया है। राष्ट्रपति भवन में बचपन बाल परिसर के तहत बनाए गए किलकारी किड्स प्ले जोन का उद्घाटन किया गया। इस पहल का उद्देश्य राष्ट्रपति भवन परिसर में रहने वाले बच्चों के लिए सुरक्षित, आधुनिक और मनोरंजक खेल का वातावरण उपलब्ध कराना है। वहीं राष्ट्रपति मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन परिसर में वृक्षारोपण भी किया। पर्यावरण संरक्षण और हरित भारत के संदेश को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रपति ने पौधा लगाकर प्रकृति के संरक्षण का आह्वान किया। देश में जल्द ही 10 और 20 रुपए के पॉलीमर बैंक नोट चलन में आ सकते हैं। सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत पहले चरण में इन दोनों मूल्य वर्ग के 1-1 अरब पॉलीमर नोट फील्ड ट्रायल के लिए जारी किए जाएंगे। ट्रायल सफल रहने पर इनका नियमित प्रचलन शुरू किया जाएगा। आरबीआई ने ये भी स्पष्ट किया है कि कागजी नोट बंद नहीं होंगे, बल्कि पॉलीमर और कागजी नोट साथ-साथ चलेंगे। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने एक लिखित प्रश्न के जवाब में लोकसभा को ये जानकारी दी। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर हुए प्रोटेस्ट में आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों की पहचान करने का दावा किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 2873 के करीब अपराधी दिल्ली पुलिस की रडार पर है, जिनके खिलाफ पुलिस कार्यवाही कर सकती है। दिल्ली पुलिस ने ये डेटा 20 जुलाई से 25 जुलाई के बीच में एकत्र किया है, जिसमें वीडियो, सीसीटीवी कैमरे और दूसरे अन्य तरीकों से फोर्स का गठन कर सकती है इन्वेस्टिगेशन के लिए। और एक बार जांच शुरू हुई तो घड़ी की गिनती चलने चलती है न्याय के पक्ष में। क्यों? क्योंकि ये बिल ये प्रावधान भी देता है कि हर स्टेट और हर यूनियन टेरिटरी में एक स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हो। यही नहीं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को ये बिल ये कहता है कि आपको मात्र 2 महीने के अंदर अंदर पूरी की पूरी प्रक्रिया समाप्त करनी है और जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है उसको पूरा का पूरा ट्रायल 3 महीने के भीतर खत्म कर अपना फैसला देना है। डे टू डे ट्रायल के साथ साथ ये भी प्रावधान इस संशोधन में दिया गया है कि स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स अपॉइंट करे जाएंगे। उनका एकमात्र काम होगा केवल और केवल इस प्रकार के मुकदमों की पैरवी करना और किसी भी प्रकार की अननेसेसरी एडजर्नमेंट कोर्ट नहीं देगा। अगर किसी भी प्रकार की एडजर्नमेंट कोई भी पक्ष अगर लेगा तो उसके रीजंस जज राइटिंग में नोट कर देगा। और अगर किसी मुजरिम को ये लगता है कि अरे अपील कर वहां पर अपील का टाइम लंबा खींच लूंगा, तो अध्यक्ष जी मैं ये कहना चाहूंगी कि उसका भी ये उम्मीद पूरी तरह समाप्त करता ही ये संशोधन, क्योंकि ये संशोधन ये कहता है कि अपील डायरेक्टली डिवीजन बेंच ऑफ हाई कोर्ट को जाएगी, यानी कि जहां पर 2 जजेस न्यायपीठ पर बैठे हुए हैं, और अपील भी मात्र 3 महीने के अंदर अंदर समाप्त कर उसका फैसला सुनाया जाएगा। अध्यक्ष जी मैं स्वयं एक वकील हूं, हमें हमेशा एक लीगल मैक्सिम सिखाया गया, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। यही आत्मा बन गया है इस संशोधन का, और इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और एनडीए की सरकार को बधाई देती हूं। स्पीड के साथ साथ ये संशोधन सजा को भी और कठोर करता है। आप ये देखिए कि अगर साधारण अपराधी है तो उसको 10 लाख नहीं 50 लाख का जुर्माना देना पड़ेगा अब, और उसकी सजा भी 3 से 5 वर्ष की बजाय 5 से 10 साल तक बढ़ा दी गई है। अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर इसमें जुर्म करता है तो उसका जुर्माना बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दिया गया है और 8 साल के लिए उसको डीबार कर दिया जाएगा। और यही नहीं, अगर कोई क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन इसमें है, कोई संगठित अपराध इसमें अगर पाया जाता है तो मिनिमम फाइन 10 करोड़ रुपए कर दिया गया है और जेल का टर्म 7 से 10 वर्ष कर दिया गया है।
And therefore, Speaker, sir, this amendment protects merit, it preserves fairness, and safeguards the dreams of India's youth. It provides for expeditious investigation. It provides for time-bound trial procedures while reinforcing institutional accountability across the entire examination ecosystem. This amendment is the product of a responsive governance by a responsible Modi government. But Speaker, sir, this reform is not in isolation. अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तो वो नेता हैं जो यूथ लेड डेवलपमेंट का मूल मंत्र देते हैं विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए। और इसीलिए परीक्षा में चर्चा कर कर उन्होंने अपने व्यक्तिगत समय का निवेश करा है इस देश के युवाओं में। उन्होंने तो ये सुनिश्चित करा है कि हमारे देश का बच्चा एग्जाम वॉरियर से एग्जाम वॉरियर बन